Hello friends, so I am again with you. So today I have to discuss amalgamation, reconstruction and absorption. तो दोस्तों मैंने आपको ये सम भेजा हुआ है. नाउ आई एम विद यू दिस सम. तो ये सम हमारे अमलगामेशन का है. अब अमलगामेशन का क्या मीनिंग होता है? अमलगामेशन का मीनिंग है व्हेन वन कंपनी इज़ परचेजिंग द अनदर कंपनी और वन कंपनी इज़ अमलगामेटेड बाय अनदर कंपनी. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी द्वारा परचेज़ की जाती है उसको हम अमलगामेशन भी कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं और हम उसको रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक में भी ला सकते हैं. तो दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कंपनी अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और उसका नाम होगा अमलगामेशन एंड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब ही वही है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी द्वारा परचेज़ की जाती है. तो अमलगामेशन का मतलब भी है भी एक कंपनी अमलगामेट हो जाती है, विलय हो जाती है और दूसरी कंपनी उसको बाय कर लेती है. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा अमलगामेशन एंड एब्जॉर्प्शन. और हम ये भी कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन. तो ये टॉपिक मैंने लिया है अमलगामेशन के लिए. तो जो हमारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा इन कंपनी अकाउंट्स में, तो ये अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन है. तो अमलगामेशन का मतलब होता है जब वन और टू कंपनी, चाहे एक कंपनी या दो कंपनियां तीसरी कंपनी द्वारा खरीदी जाती हैं. अब यहाँ पे मेरे पास एक सम है. इस सम में ही मैं जनरल एंट्री भी एक्सप्लेन करूँगा और लॉजिकली हम आंसर भी देंगे और हमारा स्टेप भी होगा क्या जनरल एंट्री होती है अमलगामेशन में, क्या स्टेप्स होते हैं और क्या न्यू बैलेंस शीट बनेगी. अब हमारे सम में है एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एग्री टू अमलगामेट. अब एक्स और वाई अमलगामेट होने के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं और न्यू कंपनी का नाम है एक्स वाई लिमिटेड. अब हमारे सामने न्यू कंपनी का नाम है एक्स वाई लिमिटेड. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दोस्तों पहचान करनी होती है कि वेंडर कंपनी कौन सी है. अमलगामेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपने ये देखना है जब भी आपको सम मिलेगा कि आपने पहचान करनी है वेंडर कंपनी कौन सी है. वेंडर कंपनी वो कंपनी है जो अपने आप को अमलगामेट करना चाह रही है, अपने आप को सेल करना चाह रही है, उसको हम वेंडर कंपनी कहते हैं. तो ये सम में जो मैंने सम लिया इसमें हमारी वेंडर कंपनी है एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी. दो कंपनियां हमारी इस सम में, अगर मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारे पास दो कंपनियां वेंडर कंपनी हैं जो अपने आप को बेच के जा रही हैं और एक हमारी है परचेजिंग कंपनी. तो यहाँ पे परचेजिंग कंपनी कौन है जिसको हम कहते हैं एक्स वाई कंपनी. तो ये हमारी परचेजिंग कंपनी है और यहाँ पे दो वेंडर कंपनी है, एक परचेजिंग कंपनी है. तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, पहला मेरा स्टेप होगा. तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप होगा कि हमें वेंडर कंपनी की पहचान करनी है. हमने कर ली है क्योंकि ये सामने एक्स कंपनी का भी डाटा हमें गिवन है, वो अमलगामेट होने जा रही है. वाई कंपनी भी अमलगामेट होने जा रही है. तो वेंडर कंपनी जो जा रही हैं उनको वेंडर कहते हैं, जो आ रही है उसको हम परचेजिंग कंपनी कहते हैं. अब नई कंपनी जो आने वाली है उसका नाम है एक्स वाई कंपनी. तो ये हमारी सबसे पहला स्टेप है कि हमें पहचान कर लेनी चाहिए वेंडर कौन है और परचेजिंग कौन है. अब हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन. अब हमने परचेज कंसीडरेशन की कैलकुलेशन करनी है क्योंकि जो भी कंपनी वेंडर कंपनी है जो बेच के जा रही है उन्होंने प्राइस भी लेना है. परचेज कंसीडरेशन को हम प्राइस कहते हैं. तो यहाँ पे प्राइस लिया जाएगा बाय द वेंडर कंपनी. अब वेंडर कंपनी ने क्या प्राइस रखा है हमें ये देखना है. हमारी एक्स कंपनी ने क्या प्राइस रखा है और वाई कंपनी ने क्या प्राइस रखा है. तो यहाँ पे हमें सेकंड करना होगा परचेज कंसीडरेशन. अब दोस्तों हमारे स्टेप में, हमारे वैसे मेथड में बहुत सारे इसमें मेथड होते हैं परचेज प्राइस निकालने के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम इंस्ट्रक्शन देखें या एडजस्टमेंट देखें तो वहाँ पे लिखा है अजम्पशन ऑफ द लायबिलिटीज़ ऑफ बोथ कंपनीज़ और यहाँ पे हमारी एसेट और लायबिलिटी उन्होंने टेक ओवर की है। अब यहाँ पे हमारा जो मेथड होगा वो होगा नेट एसेट मेथड। तो दोस्तों मैं इस सम को अगर मैं सॉल्व करूँ
तो ये परचेज़ कंसिडरेशन हमारी निकलेगी नेट एसेट मेथड से। तो ये सम में ये क्लियर है क्योंकि हमारी एसेट भी ना रिवाइज्ड वैल्यू पे गिवन है। तो मुझे अब क्या करना होगा, पहला स्टेप है जो मैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ कि एक्स कंपनी ने अपना परचेज़ प्राइस कैसे रखा है। तो हमें कैलकुलेशन करनी है एक्स कंपनी परचेज़ कंसीडरेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रिवाइज्ड वैल्यू लेंगे। दोस्तों याद रखना हमें बुक वैल्यू नहीं लेनी। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं जो नीचे हमें डिटेल गिवन है, तो हमने वही वैल्यू लेनी है। अब मैं यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू ले रहा हूँ कैलकुलेशन में। अगर हम सम देखें तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू गिवन है रिवाइज, तो हम एक्स कंपनी की परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेशन में ला रहे हैं। अब यहाँ पे है गुडविल। अब गुडविल हमें रिवाइज्ड वैल्यू पे गिवन है और ये गिवन है 1 लाख रुपीज़। तो मैं सम देख रहा हूँ। उसके बाद सन्ड्री एसेट, तो हम सिमिलरली वाई कंपनी का भी देख लेते हैं। चलो मैं पहले एक्स कंपनी करता हूँ। अब एक्स कंपनी की सन्ड्री एसेट्स, अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं सन्ड्री एसेट्स कितनी गिवन है, और ये हमें गिवन है 4,10,000। ये हमें सन्ड्री एसेट रिवाइज्ड वैल्यू गिवन है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अब हम ये ले रहे हैं एक्स कंपनी की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास गिवन है 2,60,000। अब ये है, ये हमारी रिवाइज्ड वैल्यू है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, अब ये भी हम ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो ये हमें गिवन है 51,000। तो दोस्तों ये भी हमारे पास है। उसके बाद है डेटर्स, अब हमने रिवाइज्ड वैल्यू पे ले लिए डेटर्स, तो ये गिवन है ₹2,25,000। तो यहाँ पे ये मेरी रिवाइज्ड वैल्यू पे एसेट्स हैं। तो हमने क्या करना है, अब इसका हमने टोटल कर देना है। सबसे पहले हम पीसी देख रहे हैं और मुझे एसेट का टोटल करना है। अब इसका अगर हम टोटल करते हैं एक्स कंपनी की एसेट का, तो ये बनेगा 516 और यहाँ पे होगा, तो ये हमारे पास होगा 516 हो जाएगा। उसके बाद हम कर रहे हैं 527, 76 13 और यहाँ पे होगा 14, तो ये हमारा 14 हो जाएगा। देन 2 3 देन 7, तो ये हमारे पास बनेगा 9,46,000। तो ये हमने बनाया टोटल, तो ये हमारा टोटल बनता है एसेट का 9,46,000। तो अब हम देखते हैं ये हमारा टोटल है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आएगा टोटल ऑफ एसेट, तो ये हमने रिवाइज्ड वैल्यू का किया, किसका, एक्स कंपनी का है, और ये बनता है 9,46,000। अब हम देखते हैं लेस करेंगे लायबिलिटी। अब उन्होंने लायबिलिटी कितनी टेक ओवर की है, अब यहाँ पे लायबिलिटी भी देखते हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटी, अब उनकी लायबिलिटी कितनी जा रही हैं। अब लायबिलिटी देखेंगे तो लायबिलिटी हमारे पास यहाँ पे होगी, एक हमारे डिबेंचर होंगे, मॉर्टगेज लोन है, मैं इसको उतार रहा हूँ। लायबिलिटी हमें बुक वैल्यू पे ही ले लेनी है, वो लेस कर देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटी, तो यहाँ पे है डिबेंचर। अब डिबेंचर्स को मैं लेस करता हूँ। अब डिबेंचर देखना दोस्तों हमारे कितने हैं यहाँ सम में, तो हमारे पास सम में डिबेंचर एक्स के हैं 2 लाख। अब यहाँ पे 2 लाख हमारे डिबेंचर हैं, ये लायबिलिटी लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 लाख। उसके बाद लिखते हैं क्रेडिटर्स। अब देखते हैं क्रेडिटर्स कितने हैं। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 2,20,000। अब ये भी लेस हो जाएगा 2,20,000, तो ये भी लेस हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास हैं मॉर्टगेज लोन, दैट इज़ 50,000, और ये हमारा है मॉर्टगेज लोन। अब ये भी हम लेस कर देंगे, मॉर्टगेज लोन ये होगा 50,000, तो हमने लेस किया 4,70,000। अब इसमें हमने 4,70,000 लेस किया, तो यहाँ पे हम लेस कर रहे हैं 4,70,000 946 में। तो हमारी पीसी कितनी आएगी, अब यहाँ पे पीसी बनेगी 00 और ये बनेगा 6 7 और ये होगा
दोस्तों यहाँ पे हमारी जो पीसी बनेगी उसका आंसर होना चाहिए, ये बनेगा 5,76,000। तो यहाँ पे हमारी पीसी का आंसर होगा 5,76,000। तो ये टोटल दोस्तों हमारे पास होगा 10,46,000। तो ये हमारी एसेट का टोटल है 10 लाख, ये हमने बना दिया, इसका टोटल बनता है 10,46,000। तो अगर हम इसका टोटल करें रिवाइज्ड वैल्यू पे तो ये हमारा टोटल आता है 5 2 7 6 13, ये 14 और यहाँ पे होगा 6 2 8, ये हमारा बनता है 10,46,000। तो रिवाइज्ड वैल्यू 10,46,000 है, जिसमें हमने लायबिलिटी लेस की। तो ये हमारी लायबिलिटी जो हमारी पीसी बनती, जिसको परचेज कंसीडरेशन कहते हैं, उसका फार्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये बनेगा 5,76,000। तो इस तरह से हम पीसी निकालते हैं जिसका नाम है परचेज कंसीडरेशन। अब सिमिलरली मैं वाई कंपनी की पीसी भी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों वेंडर की हमें पहले पीसी को तैयार करना है। पीसी इज़ लाइक ए प्राइस, पीसी हमारा एक प्राइस होता है। अब इसकी भी हम वैल्यू देखते हैं। अब वाई लिमिटेड का हमारे पास है यहाँ पे गुडविल। अब सेम वैल्यू हम वाई के लिए लेते हैं गुडविल। अब हम देखना चाहते हैं गुडविल कितने की प्राइस की है। गुडविल इज़ गिवन 75,000। अब गुडविल का जो रिवाइज्ड प्राइस है वो हमें गिवन है 75,000। उसके बाद हम फिर प्राइस देखते हैं यहाँ पे सन्ड्री एसेट। अब सन्ड्री एसेट वाई के रिवाइज्ड वैल्यू, अब यहाँ पे लेते हैं सन्ड्री एसेट्स। अब सन्ड्री एसेट्स हमारे पास हैं यहाँ पे 2,80,000 क्वेश्चन में गिवन है रिवाइज्ड वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिया 2,80,000। अब सिमिलरली दोस्तों हमारे पास आएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब हमने ये भी रिवाइज्ड वैल्यू पे ले ली। अब यहाँ पे लेते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो ये क्या बनेगा, ये होता है 1,40,000। ये भी हमारे पास गिवन है, जैसे रिवाइज्ड वैल्यू हमने ली है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है और डेटर है। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है 20,000, जो हमें रिवाइज्ड वैल्यू है वो गिवन है 20,000। और डेटर्स हमारे पास गिवन है दोस्तों, ये हमारे पास हैं 1,35,000। अब यहाँ पे हम डेटर भी ले रहे हैं और ये आएगा ₹1,35,000। तो पहले हम पीसी निकाल रहे हैं। अब इसका भी हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा 5 5 10 4 2 6 10 18 देन आएगा 25 देन 2 देन 3 4 और 6, ये बनता है 6,50,000। तो यहाँ पे हमने बना लिया 6,50,000 लेस लायबिलिटीज़। अब जैसे उनकी लायबिलिटी लेस हुई है तो लायबिलिटी भी टेक ओवर की है हमारे परचेज़र ने। अब इनकी लायबिलिटी हम देख लेते हैं। अब इनकी बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी अगर देखें वाई की, यहाँ पे 2 लायबिलिटी हैं, डिबेंचर्स और क्रेडिटर। अब डिबेंचर कितने हैं, अब यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन में डिबेंचर हैं हमारे। अब यहाँ पे लेते हैं लेस लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर गिवन है यहाँ पे, डिबेंचर्स हैं 1,30,000 और हमारे क्रेडिटर्स हैं यहाँ पे 1 लाख। तो ये हमें गिवन है दोस्तों, इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे डिबेंचर्स हैं 1 लाख, डिबेंचर्स हमारे हैं 1 लाख के, डिबेंचर हमारे हैं 1 लाख के। तो हमारे पास जो क्रेडिटर हैं वो 1,30,000। तो 2 लायबिलिटी हैं। तो इसको अगर हम लेस करते हैं तो यहाँ की भी परचेज कंसीडरेशन कितनी बनेगी, ये बनेगी हमारे पास 4,20,000। तो ये भी एक पीसी का आंसर आ गया। पहला हमें आंसर निकालना होता है परचेज कंसीडरेशन। अब वाई का प्राइस रखा गया 4,20,000 और एक्स का प्राइस बेचने का रखा गया 5,76,000। तो दोस्तों इस तरह से पहले हमें वेंडर और परचेजिंग कंपनी की पहचान करनी है, फिर हमें पीसी निकालनी है। पीसी का हमें लेना होता है रिवाइज्ड मेथड। तो हमने यहाँ पे दोनों की पीसी कैलकुलेट कर ली हैं। तो पहला काम हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ पीसी। अब हमारी अगली जो बारी होगी वो हमें अब करना होगा यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़।
अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। हमने पीसी को कैलकुलेट कर लिया। अब ये एक्स कंपनी की पीसी है, ये हमारी पीसी है, और ये वाई कंपनी की हमारी पीसी है 4,20,000। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज़। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जर्नल एंट्रीज़। अब हमारी स्टार्ट होंगी जो वेंडर कंपनी है, इन जर्नल एंट्रीज़ ऑफ वेंडर कंपनी। अब पहले हमें एक्स कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है इन केस ऑफ अमलगामेशन। अब अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हमें बुक वैल्यू पे क्लोज़ करना होता है। दोस्तों यहाँ की बुक वैल्यू गिवन है 10 लाख, तो हमें इंडिविजुअली वैसे एसेट लिखनी होती है, मैं टोटल ही एसेट लिख रहा हूँ। अब हम क्लोज़ करते हैं एसेट को, तो हमें जर्नल एंट्री करनी है। अब यहाँ पे पहली एंट्री जब हम क्लोज़ करते हैं तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एग्ज़ाम में तो इंडिविजुअली लिखना है, लेकिन यहाँ पे मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूँ क्योंकि हमने एसेट देख लिए हैं उनकी बैलेंस शीट में। अब दोस्तों हमें ये पहचान करनी है कि सारी एसेट आपकी एसेट ही होनी चाहिए, इसमें कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मिले ना हो, यानी फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी इंक्लूड है। दोस्तों आपके पास यहाँ इस सम में 20,000 का प्रिलिमिनरी इंक्लूड है। इसका मतलब हमें इसको एसेट में नहीं लेना, ये हम शेयर होल्डर फंड में ले जाएंगे। तो इसका मतलब 20,000 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। अब हमारी एसेट कितनी होगी, 10 लाख माइनस 20,000। अब 20,000 को हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, तो हमने 10 लाख में 20 को लेस कर दिया क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी एक्सक्लूडेड। कोई भी फिक्टिशियस एसेट, कोई भी खर्चा हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ एसेट, उसको हमें एक्सक्लूड कर देना है। हमें टोटली एसेट ही लेनी होती हैं। अब ये हमारी एसेट नहीं है, डेबिट बैलेंस है, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 9,80,000। तो हमने एसेट को इंक्लूड किया। तो यहाँ पे करते हैं क्लोजिंग, इसका हम नरेशन लिखते हैं ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, थोड़ा क्लियर कर दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारे खर्चे होते हैं और ये शेयर होल्डर फंड में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, शेयर होल्डर फंड से पैसे निकाले जाएंगे। तो हमने ये कर दिया रियलाइजेशन टू एसेट। उसके बाद हम लायबिलिटी को भी क्लोज़ करते हैं। सेकंड स्टेप है लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड, इनको डेबिट बैलेंस दे दो, बुक वैल्यू। अब यहाँ पे हमने क्लोज़ किया बुक वैल्यू, ये हमें याद रखना है, बैलेंस शीट की वैल्यू। अब लेते हैं लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे देखा जाए एक्स कंपनी की लायबिलिटी हैं यहाँ पे 4,70,000, क्योंकि हमने 470 की यहाँ पे लायबिलिटी को क्लोज़ किया था, ये हमारी लायबिलिटीज़ थी, तो ये हमने क्लोज़ किया था। तो अब इसको भी यहाँ पे हम क्लोज़ करेंगे बुक वैल्यू में, तो ये आएगा 4,70,000। तो ये हमने यहाँ पे बुक वैल्यू लेनी है, तो ये हमने कर लिया 4,70,000। उसके बाद ये हमने नरेशन लिखना है क्लोजिंग ऑल लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग ऑल लायबिलिटीज़ एट बुक वैल्यू। अब हमने बुक वैल्यू पे कर दिया वेंडर को क्लोज़। अब थर्ड स्टेप होता है दोस्तों हमारा, यहाँ पे पीसी ड्यू का, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, अब एक्स ने लेनी है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी। अब हम करेंगे डेटर कंपनी कौन है, एक्स वाई कंपनी अकाउंट डेबिटेड। अब इनसे मनी लेनी है टू रियलाइजेशन। अब पहले हम करते हैं परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब यहाँ पे अमाउंट कितना है परचेज कंसिडरेशन का, ये हमें गिवन है 5,76,000। अब यहाँ पे हम लेंगे 5,76,000, तो ये हमने पीसी ड्यू कर दी, इसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन ड्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू, तो ये हमने ड्यू कर दी। उसके बाद ड्यू करने के बाद
हम रिसीव भी करेंगे। अब जो हमने पीसी ड्यू की इसको शेयर्स में रिसीव करेंगे। अब हम लेते हैं शेयर्स अकाउंट डेबिटेड और इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू XY कंपनी। तो ये होगा 5,76,000 बीइंग परचेज कंसीडरेशन। हम ये कह सकते हैं परचेज कंसीडरेशन ये हमने रिसीव कर दी। दोस्तों यहाँ तक हमने कर दिया। परचेज कंसीडरेशन हमने शेयर्स में रिसीव की है। लिखा हुआ है कि ये हमने शेयर्स में ही देनी है। क्वेश्चन में शेयर्स लिखा है तो हम शेयर में ही रिसीव करेंगे। तो ये शेयर्स में हमने रिसीव कर ली 5,76,000। तो अब हमारा स्टेप क्या होता है दोस्तों, इसके बाद कोई भी अगर मान लो हमारी वेंडर कंपनी ने एक्सपेंडिचर दिया होता, अगर मान लो लिक्विडेशन का खर्चा दिया होता, वो है नहीं है सम में, लेकिन उसकी एंट्री क्या होती, तो उसकी एंट्री अगर दिया होता तो होता रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। अब इन्होंने नहीं दिया, इट इज़ नॉट गिवन, तो नॉट एप्लीकेबल इन द सम। अब यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये हमारी एंट्री किसकी होती है, ये होती है लिक्विडेशन के खर्चे की, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमारा स्टेप होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, ताकि हमें लॉस या प्रॉफिट को चेक करना है। जो कंपनी हमारी लिक्विडेट हो रही है, जो एक्स वेंडर कंपनी जा रही है, उसमें हमें प्रॉफिट या लॉस को देखना है। अब यहाँ पे पहली हमारी जो पॉइंट बन रहा है वो हमारे पास है रियलाइजेशन टू एसेट। अब इसकी हम पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ये हमें अकाउंट बनाना होता है, और ये है अमाउंट पर्टिकुलर्स, और ये है अमाउंट। यहाँ पे होता है डेबिट क्रेडिट, ये हमें अकाउंट बनाना होता है। ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट है। तो ये हमारा स्टेप है। पहला नंबर है हमने एसेट को क्लोज किया बुक वैल्यू पे एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी। तो ये ट्रांजैक्शन हमें बताता है 9,80,000। अब जितना हमें अमाउंट है उसकी हम पोस्टिंग अपने अकाउंट में करेंगे 9,80,000। उसके बाद हमने लायबिलिटी को भी क्लोज़ किया। अब बाय लायबिलिटी 4,70,000। उसके बाद हमने पीसी ड्यू की। अब इसकी एंट्री है बाय XY कंपनी। अब कितना हमने पीसी लिया, 5,76,000। तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शन है। अब इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, ये बनेगा 10,46,000। तो ये हमारा लॉस होगा, और ये लॉस हम ट्रांसफ़र करेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। दोस्तों अगर क्रेडिट साइड एक्सीड होती है तो ये प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करी है तो ये प्रॉफिट है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, तो ये प्रॉफिट होता है हमारे पास, अब यहाँ पे बनता है, ये बनेगा 0,0 और ये होगा 6 और ये 66,000। अब ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा एक्स कंपनी का। अब एक्स कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ये किसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। अब इसका ट्रांजैक्शन मैं देख रहा हूँ। अब इसकी एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं, साथ में ही हम एंट्री करेंगे। यहाँ तक हमने रियलाइजेशन बनाया। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसकी अगर एंट्री करूँ तो ये बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। अब हम इसकी एंट्री भी बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ESH, जिसको कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये प्रॉफिट हमने 66,000 उनको ही ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारी एंट्री बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट में। ये हमारा स्टेप है। अब बैलेंस शीट में हमें चेक करना है कि हमारे कौन से रह गए हैं शेयर कैपिटल और कौन सा हमारा P&L है। ये भी हमें ट्रांसफ़र करना होता है अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। अब शेयर कैपिटल है 5 लाख और P&L हमारा गिवन है 30,000। तो ये भी हम ट्रांसफ़र करेंगे, किनके नाम करेंगे, अपने शेयर होल्डर के नाम।
अब यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये होगा 5 लाख। अब यहाँ पे हम लिखते हैं P&L अकाउंट डेबिटेड, तो ये होगा 30,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये भी हमें उन्हीं को ट्रांसफ़र करना है, तो ये अमाउंट आएगा 5,30,000, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद अब हम आते हैं बनाते हैं अपना ESH अकाउंट। तो दोस्तों लास्ट में वेंडर कंपनी के क्लोजिंग के होते हुए हमें यहाँ पे एक अपना ESH अकाउंट भी बनाना है और देखना है जितनी हमें PC मिली है उतनी PC हमें उनको दे के जानी है। अब हम बना रहे हैं ESH अकाउंट। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये वेंडर कंपनी X का हम बना रहे हैं, तो देखते हैं कितनी हमें PC मिली और उनको कितना हम दे के जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है रियलाइजेशन। अब यहाँ सबसे पहले हम दे रहे हैं प्रॉफिट, तो पहला हम करेंगे बाय रियलाइजेशन और ये होगा 66,000। उसके बाद आएगा बाय शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितनी होगी 5 लाख। उसके बाद होगा बाय P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट हमारे पास कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास है 30,000। उसके बाद दोस्तों एक और एंट्री हमारी बनती है, वो भी मैं ट्रांजैक्शन की एंट्री करना चाहता हूँ, जो बिलोंग करती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट करेंगे ESH को। अब यहाँ पे एक एंट्री मैं लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट हो जाते हैं, यानी वो काइंड ऑफ लॉस है हमारे शेयर होल्डर का, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आएगा 20,000। अब हमारा आंसर कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट में बन रहा है 5,96,000। अब 20 हमारा ये लेस हो जाएगा। अब हमें वही PC हमें कितनी मिली थी 5,76,000, तो वही PC हम अपने इनको इक्विटी शेयर्स वालों को शेयर की फॉर्म में दे के जाएंगे और ये बनेगा 5,76,000। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा आंसर सही है, वही PC हमें मिली होगी और वही हमारा आंसर भी उतने PC का ही आएगा जो हमने अपने शेयर होल्डर को दे के जाना है। अब यहाँ पे भी हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो ऐसे हमें बीच में 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो वही PC का जो बैलेंस है जो हमें मिला है वो हमने अपने शेयर होल्डर को दे के जाना है और हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, जो हमने अकाउंट बनाया टू शेयर्स। अब जो शेयर्स हमें PC की फॉर्म में मिले थे वो वेंडर कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे के जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम वेंडर कंपनी का अकाउंट बनाते हैं। तो ये मैंने X कंपनी का अकाउंट बनाया, इसमें हमें पहले अपनी बुक वैल्यू में एसेट्स को क्लोज़ किया एक्सेप्ट, लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट हमें कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को छोड़ के बुक वैल्यू पे किया, लायबिलिटी को भी क्लोज़ किया। अब हमने PC ड्यू की, उसके बाद कोई अगर एक्सपेंसेस हो तो वो हम देते हैं, वो है नहीं है। अब हमें PC मिली, फिर हमने अकाउंट बनाया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी हमने अपने शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र किया। उसके बाद कैपिटल बैलेंस को क्लोज़ किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट किया, तो ये हमारे डेबिट हो गए। तो नेट आंसर 5,76,000 जो हमें PC मिली थी वही हमने PC को हैंड ओवर कर दिया। PC का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। अब मैं दोस्तों यहाँ पे Y कंपनी की बुक्स में करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं बुक्स ऑफ Y कंपनी। अब सेम मुझे बुक वैल्यू पे ही क्लोज़ करना है। अब यहाँ पे Y कंपनी, अब Y कंपनी के हम एसेट देख लें दोस्तों। यहाँ पे Y कंपनी की अगर हम एसेट देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे Y की बुक वैल्यू एसेट की गिवन है, यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है 6 लाख, लेकिन 6 लाख में हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी इंक्लूड है 8,000। इसको बाहर निकाल के हम अपनी एसेट को हम क्लोज़ करेंगे, तो ये बनेगा
92,000, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हमें एक्सक्लूड करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हमारी बुक्स ऑफ वाई कंपनी, क्योंकि वाई भी हमारी एक वेंडर कंपनी है, तो यहाँ पे वेंडर कंपनी को हम बना रहे हैं। अब इसकी पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों इकट्ठी ले ली हैं। अब 6 लाख में मैंने 8,000 जो प्रिलिमिनरी माइनस कर दिए, क्योंकि वो शेयर होल्डर अकाउंट में जाते हैं। तो नेट हमारी क्लोजिंग होगी 5,92,000 बीइंग एसेट्स क्लोज्ड एट बुक वैल्यू। अब यहाँ पे हमने बुक वैल्यू पे क्लोज़ कर दिए दोस्तों पहली एंट्री। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ हमारी लायबिलिटी कितनी है। अब यहाँ पे लायबिलिटी वही लायबिलिटी है जो उन्होंने टेक ओवर की हैं दोस्तों। यहाँ पे टोटल लायबिलिटी थी 2,30,000, 2,30,000 टोटल, क्रेडिटर और डिबेंचर को इंक्लूड करके 2,30,000। अब लायबिलिटी को भी हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे आएगा लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड। अब लायबिलिटी को भी हमने बुक वैल्यू पे क्लोज किया टू रियलाइजेशन, सेकंड स्टेप बुक वैल्यू पे, तो ये बनेगा 2,30,000, तो ये भी हमने कर दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है पीसी ड्यू। अब यहाँ का परचेज़र कौन है? वाई कंपनी का भी परचेज़र एक्स वाई है। अब हम करते हैं एक्स वाई कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब इसका परचेज़र भी एक्स वाई है और ये कितना बनेगा? यहाँ पे आंसर होगा, पीसी हमारी थी 4,20,000, वो हमने ले ली, यहाँ पे हमने ड्यू कर दी। अब इसकी मनी हमने शेयर्स में ली है, अब हम शेयर में ले रहे हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं शेयर्स। अब लिखते हैं शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू एक्स वाई कंपनी। अब इन्होंने पीसी भी ले ली शेयर की फॉर्म में, तो ये भी हमने 4,20,000 कर दिया, यहाँ पे हो गया। अब मुझे शेयर करने के बाद अब हमें अकाउंट बना लेना है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ अकाउंट, तो यहाँ पे बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। चेक करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यानी वाई कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और प्रॉफिट होगा तो वो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा, लॉस होगा तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। अब पर्टिकुलर्स अमाउंट ये हमें लिखना है डेबिट क्रेडिट। अब हम इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। पहला पॉइंट है टू एसेट्स, अब इसको हम लेते हैं टू एसेट्स। अब 5,92,000, अब यहाँ पे आएगा बाय लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ कितनी हैं? 2,30,000। उसके बाद होगा बाय एक्स वाई कंपनी पीसी ड्यू 4,20,000, तो यहाँ पे यही है। अब देख लो इसका टोटल बनेगा 6,50,000। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो ये हमें ट्रांसफ़र करना है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट, तो ये बनेगा 0, 10 में से 2 गए 8, और ये बनेगा 58,000, और ये होगा 6,50,000 टोटल। अब इसकी एंट्री भी प्रॉफिट की भी हम कर देते हैं, और ये बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये आएगा 58,000, तो ये भी हमने क्लोज़ कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये भी क्लोज़ कर दिया और ये प्रॉफिट है। अब मुझे क्या करना है? अब हमारे पास जो कोई कैपिटल का बैलेंस रह गया है, मान लो वाई कंपनी की कैपिटल है, उनके रिज़र्व हैं, ये भी हमें ESH को देने हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को दे के जाने होते हैं वेंडर कंपनी ने। अब हम देखना चाहते हैं इनके पास रिज़र्व या शेयर होल्डर फंड कितने हैं। अब यहाँ पे 3 लाख की कैपिटल है, रिज़र्व फंड 50,000 है, P&L में 20,000 है। अब ये हम ट्रांसफ़र करेंगे टू ESH। अब यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं ESH को। अब दोस्तों यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे टू ESH, तो यहाँ पे एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। उसके बाद रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिटेड, ये भी डेबिट हो जाएगा। देन P&L अकाउंट डेबिटेड, ये भी हम डेबिट कर देंगे। किनको जाएगा? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फाइनली हम जो भी कैपिटल के बैलेंस हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों अगर हम देखें हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन की तरफ हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमारे 3 लाख के हमारे शेयर कैपिटल है, 50 की रिज़र्व फंड है और 20 की हमारी P&L है। तो ये हम करते हैं 3, 50 और 20। तो ये हमने लिखा हुआ है। किसको ट्रांसफ़र करना है? ये हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने शेयर होल्डर को, 3,50,000 और 20,000। अब दोस्तों यहाँ पे एक डेबिट बैलेंस भी है, उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाई के अकाउंट में। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे होगा, ये एंट्री हमारी ESH को डेबिट करेगी। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड। तो ये होगा 8,000 टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो जब लॉस आता है तो ये डेबिट हो जाते हैं हमारे शेयर होल्डर। तो यहाँ पे आएगा 8,000। अब हम बनाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो दोस्तों हम लास्ट हमारा होता है वेंडर कंपनी का अकाउंट बना लेते हैं और वही अमाउंट आएगा जितनी हमारी पीसी थी। अब यहाँ भी हमें लिखना है पर्टिकुलर्स, यहाँ भी होगा अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और ये होगा डेबिट एंड क्रेडिट। अब दोस्तों सबसे पहले हमने लिया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट था बाय रियलाइजेशन 58,000। उसके बाद हमने ये 3,70,000 का जो फंड है, अब यहाँ पे ले रहे हैं बाय शेयर कैपिटल 3 लाख, बाय रिज़र्व फंड जो हमने बैलेंस शीट में लिए 50,000, बाय P&L ये होगा 20,000, और यहाँ पे हमारे पास आएगा टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि 8,000 इन्होंने डेबिट भी कर दिया। अब देखते हैं टोटल कितना बनता है। अब ये बनता है 4 लाख। अब यहाँ पे देखते हैं कितना बन रहा है। तो ये होगा हमारे पास 0,008, 5, 5, 10, 2, 12, ये बनेगा 4,28,000। ये क्रेडिट में, 8,000 डेबिट हो गया। अब यही हमने यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को दे देना है 2 शेयर्स जो हमें पीसी में मिला था। ये आएगा बैलेंसिंग फिगर और ये बनेगी 4,20,000। दोस्तों यही हमें पीसी मिली थी, तो वही आंसर आता है जो हमें पीसी मिली थी। तो ये हमने अपने शेयर होल्डर को हैंड ओवर कर देनी है। तो लास्ट एंट्री हमारे पास होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 2। अब यहाँ पे वही हम शेयर्स उनको हैंड ओवर कर देंगे। कितना बनेगा? 4,20,000। तो दोस्तों इस तरह से हम वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्री करते हैं। तो ये हमने एंट्री की हैं बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी कौन सी है हमारे पास? X और Y वेंडर कंपनी हैं। अब X और Y वेंडर हैं। अब मुझे एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ परचेज़र। अब यहाँ पे हम परचेज़र की बुक्स में भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब एंट्री होगी परचेज़र की बुक्स में। तो लेट अस सी कैसे हम करेंगे एंट्रीज़। तो हमें जो पीसी मिली थी वो हमने हैंड ओवर कर दी अपने शेयर होल्डर को एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। तो हमने लिक्विडेशन में उनको हैंड ओवर कर दी हैं और हमारी एंट्री वही बनी 4,20,000। तो अब मैं नेक्स्ट पेज में दोस्तों अब करने वाला हूँ एंट्रीज़ कंप्लीट करने के लिए। अब हमें पीसी के लिए परचेजिंग एंट्रीज़ ऑफ परचेजिंग कंपनी। अब परचेजिंग कंपनी ने जो लिया दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखना है रिवाइज्ड वैल्यू, नॉट बुक वैल्यू। मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, रिवाइज्ड वैल्यू पे जो एसेट्स ली थी वही हमें टेक ओवर करनी है। वहाँ पे हमने बुक वैल्यू पे क्लोज की है वेंडर के, यहाँ पे हमें लेना है रिवाइज्ड वैल्यू। अब सबसे पहली एंट्री हम लिखते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड
तो यहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कंपनी। अब इन्होंने एक्स कंपनी का बिज़नेस ख़रीदा है और यहाँ पे ये किसकी बुक्स में, एक्स वाई कंपनी की बुक्स में, क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा टू वाई कंपनी। अब एक्स कंपनी का था 5,76,000 और इनका था 4,20,000। टोटल बिजनेस इन्होंने लिया 9,96,000। पहली एंट्री हमने बिजनेस परचेज कर लिया, परचेजिंग कंपनी ने। अब मैं सेकंड एंट्री करूँगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम एसेट टेक ओवर करेंगे। अब उन्होंने टोटल एसेट कितनी ली थी दोस्तों, हम पीसी में चेक कर लेते हैं कितने की रिवाइज्ड वैल्यू ली थी। अब इन्होंने रिवाइज्ड वैल्यू ली थी, यहाँ पे हमें लेना होता है रिवाइज्ड वैल्यू। अब यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू कितनी थी, अब यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू थी 10,46,000। तो ये हमारी एसेट की रिवाइज्ड वैल्यू हैं पीसी के लिए, जो हमने पीसी में कैलकुलेट की थी वही वैल्यू हमें लेना है। तो हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे। अब लेते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। अब एक्स की एसेट उन्होंने कितने की ली हैं, अब यहाँ पे हम एसेट देखते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास एसेट कितने की ली हुई हैं, तो यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू अगर हम चेक करें तो हमारी जो पीसी में रिवाइज्ड वैल्यू थी 10,46,000। तो ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे लेते हैं 10,46,000 रिवाइज्ड वैल्यू। उसके बाद हम लेते हैं एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड। अब ये भी हमें रिवाइज्ड ही देखनी है। अब इनकी रिवाइज्ड वैल्यू हम देखते हैं अपनी पीसी में जो हमने कैलकुलेट की हैं। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट की हैं 6,50,000। अब ये भी हम ऐड करेंगे। अब ये हमने दो कंपनियाँ ली हैं एक्स वाई ने, तो ये होगी हमारी 6,50,000। अब टू लायबिलिटीज़, अब इन्होंने लायबिलिटी भी ली हैं। अब एक्स की लायबिलिटी कितने की है, अब एक्स की लायबिलिटी अगर हम चेक करें अपने पीसी में दोस्तों हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास हमारी पीसी में है 4,70,000। अब ये है 4,70,000 टू लायबिलिटी 4,70,000। उसके बाद टू लायबिलिटीज़ ऑफ वाई, अब यहाँ पे एक्स की है वाई की है 2,30,000। अब बाकी रिमेनिंग हम क्या लिखेंगे, टू बिजनेस परचेज। दोस्तों हमें एंट्री का ध्यान रखना है, टू बिजनेस परचेज। अब एक्स का बिजनेस परचेज कितना है 5,76,000। अब वाई का कितना है टू बिजनेस परचेज, ये कितना गिवन है 4,20,000। अगर दोस्तों हमारे दोनों साइडें मैच करती हैं, अगर हम इसका टोटल देखें तो ये बनता है हमारे पास 16,96,000। अब दोस्तों इसका भी हम देखते हैं क्या यही बनता है 0,006 और 7 2 9 3 12 7 19 4 5 2 7 में ये भी इतना ही बनता है। दोस्तों इसका मतलब है अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी, यहाँ गुडविल भी नहीं आएगी और कैपिटल रिजर्व भी नहीं आएगा। इट मीन्स ये एसेट हमने टेक ओवर कर ली। तो इसका नरेशन होगा बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ टेकन ओवर। तो यहाँ पे हमने टेकन ओवर कर लिया, यानी जो परचेजिंग कंपनी है उन्होंने उनकी एसेट भी ले ली हैं और लायबिलिटीज़ भी ले ली हैं। तो ये हमने कर लिया। अब थर्ड एंट्री, बस इसको हमें पेमेंट करनी है जो हमारे वेंडर हैं। अब एक्स वाई पेमेंट करेगी, एक्स कंपनी अकाउंट डेबिटेड, वाई कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू। अब यहाँ पे शेयर, अब ये शेयर कैपिटल की फॉर्म में देगी। अब शेयर कैपिटल इसको दिए 5,76,000 के शेयर। अब इनकी शेयर कैपिटल कितनी दी होगी, इन्होंने दी होगी 4,20,000। तो दोस्तों ये हमारी एंट्री होती हैं परचेज़र की बुक्स में। तो ये हमने 3 एंट्री की हैं। इन दिस वे वी हैव टू डू द अमलगामेशन। तो परचेज़र की बुक्स में जनरली 3 एंट्री आती हैं। पहले हम बिज़नेस परचेज़ करते हैं, फिर हम एसेट लायबिलिटी को टेक ओवर करते हैं, फिर उनकी पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे होगा बीइंग पेमेंट डन। अब इन्होंने पेमेंट डन टू वेंडर, ये उन्होंने कर दी है बीइंग पेमेंट। तो यहाँ पे हमने कर दी है डन टू वेंडर। तो वेंडर को पेमेंट हमने इस तरह से कर दी।
तो ये हमारे अमलगामेशन का सम है। तो यहाँ पे हमने वेरियस स्टेप किए, अकाउंट बनाए, जर्नल एंट्री को देखा। तो प्लीज़ गो विद कंप्लीट वीडियो। दोस्तों इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, कंप्लीट इसको चेक करो, आपको लॉजिक क्लियर होगा। तो ये मैंने सम किया ताकि हमारा सम भी सॉल्व हो जाए एंड यू मस्ट बी लर्निंग द रूल। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो चैनल को थोड़ा प्रमोट करें ताकि हमें इनकरेजमेंट हो। आई शुड बी गिविंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट लेक्चर टू यू। थैंक यू वेरी मच।